Dear student, once again welcome to the online class. Now we will discuss section 14, 15 and 16 of the Hindu Marriage Act 1955. It is a miscellaneous provision under the marriage and divorce chapters because we have already discussed all the provisions related to marriage and divorce. Now some more provisions regarding to the marriage as well as the divorce are being here. So we will discuss about that particular sections. Section 14 talks about the no petition for divorce shall be presented within 1 year of marriage. Section 15 talks about the divorced person when may remarry again. And third is legitimation of the children of wide and valuable marriage. One by one we will discuss all the three sections under the Hindu Marriage Act. Section 14 talks about no petition for divorce shall be presented. Here the important thing is that the word shall used in this section. Shall means किसी भी कीमत पर यानी कोई भी पिटिशन डाइवोर्स संबंध में किसी भी कोर्ट में शादी के साल भर के भीतर दाखिल नहीं किया जा सकता है. नहीं किया सकता मीन्स नहीं कर सकेगा कोई पिटिशन. डियर स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल दैट जो भारत में जो शादियां होती हैं ज़्यादातर पहले अरेंज मैरिज हुआ करती थी. तो ज़्यादातर जो है लड़के लड़की आपस में शादी से पहले उनका मिलना नहीं होता था, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. तो शादी से पहले चूँकि माँ बाप ही शादी करवाते थे अपने बच्चों की, तो ये पूरी संभावना थी कि आफ्टर द मैरिज व्हेन टू डिफरेंट पीपल्स आर स्टार्टेड टू लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, then it is possibility that they would take some time to get the adjustment from each other. उन दोनों में आपसी सामंजस्य और आपसी रिलेशनशिप बनाने में हो सकता है कुछ समय लगे, हो सकता है कि कुछ दोनों में असहजता हो शुरुआती दोनों में, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है. एकाएक एक दिन कहा जाता है कि आप दोनों पति पत्नी की तरह अब रहना प्रारंभ कर दे, तो पूरी संभावना होती है कि उन दोनों में कुछ असहजता या मनमुटाव या कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए कोर्ट एज वेल एज द लेजिस्लेशन हैव डिसाइडेड टू गिव देम एट लीस्ट 1 year time to settle their dispute if there is any dispute between these two parties. तो इसीलिए इस तरह के प्रावधान बनाए गए कि शादी के बाद यानी कि जैसे कहा जाता है कि चट मरनी तक चट विवाह पट डाइवोर्स, ये नहीं हो सकता है कि सुबह विवाह हो शाम को डाइवोर्स हो जाए. ऐसा भारत में संभव नहीं, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट द नो पिटिशन शैल बी डाइवोर्स बी प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 1 year ऑफ द मैरिज. यानी 1 साल तक कोर्ट जो है वो चाहती है कि पक्षकार आपस में अपने से वैवाहिक जीवन का दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें, और इसीलिए 1 साल का समय दिया गया है कि दोनों आपस में मिलजुल कर अपने वैवाहिक जीवन का आगे बढ़ाएं. लेकिन यहाँ पर इसके दो एक्सेप्शन है सेक्शन 14 के. दो एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर एक्सेप्शनल पिटिशनर जो है एक्सेप्शनल हार्डशिप प्रूफ कर दे, यानी कि, और दूसरा है एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, यानी अगर ये पिटिशनर सिद्ध कर दे कि साल भर के भीतर उसे असाधारण कष्ट हो रहा है या असाधारण दुराचारिता हो रही है. जो असाधारण कष्ट और असाधारण मीन्स एक्सेप्शनल हार्डशिप. देखिए शादी में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही. आफ्टर द मैरिज देयर इज सम डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, थोड़े मोड़े झगड़े डिस्प्यूट आपसी असमंजसता चलती रहती है. लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है एक्सेप्शनल, यानी कि असाधारण है. साधारण कष्ट और साधारण दुराचारिता नहीं है, असाधारण कष्ट है. यानी कि ऐसा कष्ट है जो बेरेबल ना हो, ऐसा कष्ट है जो असहनीय हो, कि अगर साल भर तक वेट किया जाए तो हो सकता है कि पक्षकार को ऐसा क्षति हुई जिसकी भरपाई संभव ना हो पाए. जैसे अगर इंग्लैंड का केस देखें तो ब्राउमन वर्सेस ब्राउमन के केस में कहा गया कि 1949 में उन्होंने एक्सेप्शनल डिप्रेविटी और हार्डशिप को जो एक बताया कि असाधारण का मतलब है जहाँ की मोर देन 1 मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस कारित किया जाए. जैसे पति जो है वो एडल्ट्री में भी लिप्त है, क्रूरटी भी कर रहा है, अननेचुरल सेक्स भी पत्नी के साथ कर रहा है, उसको छोड़ भी रखा है, तमाम ऐसे यानी कि डिफरेंट
टाइप्स ऑफ द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस जो है एक ही पक्षकार के साथ यानी पिटिशनर के साथ किया जा रहा है, उसे हम एक्सेप्शनल हार्डशिप और डेप्रिवेटिव के श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हार्डशिप ऐसा है यानी कि अगर किसी पत्नी को किसी पति किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा है तो ये असाधारण दुराचारिता में आएगा। और ये कोई भी और ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो अपने पति के खिलाफ साल भर के भीतर भी वो डाइवोर्स का पिटीशन दायर कर सकती है। तो ये सेक्शन 14 यहाँ पर है, साल भर के भीतर जो है वो चाहे तो कोई पक्षकार ये दोनों एक्सेप्शन सिद्ध करके ये डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है। अदरवाइज समान प्रावधान है कि साल भर के भीतर कोई भी डाइवोर्स का पिटीशन कोई भी पक्षकार कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकता है। दूसरा है सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द रीमैरिज आफ्टर डिग्री ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स की डिग्री के बाद कब एक पक्षकार शादी कर सकता है। तो इसमें 3 चीजें कही गई है कि वो आफ्टर द डिग्री ऑफ डाइवोर्स अगर नो राइट टू अपील, अगर राइट टू अपील नहीं है किसी पिटिशनर के पास या रिस्पोंडेंट के पास, तो या फिर अगर राइट टू अपील है लेकिन उसकी मियाद पूरी हो चुकी है, यानी कि जो राइट टू अपील दाखिल करने का जो लिमिटेशन पीरियड था वो समाप्त हो चुका है, या फिर अपील जो है वो प्रेजेंट की गई थी लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्टेड कर दी गई है। तो अगर 3 स्थितियां अगर हो जाती है या एग्जिस्ट करती है तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो है आफ्टर द डिग्री ऑफ डाइवोर्स दे कैन मैरी अगेन। अगर इसमें अगर मुस्लिम विधि को देखें तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रावधान तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज जो है वो कोर्ट के थ्रू नहीं बल्कि पार्टी के आर्टिकल के द्वारा डिसॉल्व हो जाता है। तो वहाँ पर आफ्टर द डाइवोर्स जो है पत्नी को इद्दत की अवधि, यानी कि एक ऐसी अवधि होती थी जो लगभग 3 महीने या 4 महीने 10 दिन की होती थी, वो इस अवधि के दौरान पत्नी रीमैरिज नहीं कर सकती थी। अगर वो रीमैरिज करती तो वो मैरिज जो है वहाँ पर इरेगुलर हो जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता है ताकि to know whether she is pregnant from her husband or not, प्रेगनेंसी को पता करने के लिए वहां पर किसी भी मुस्लिम महिला को डाइवोर्स के बाद या फिर पति के मरने पर जो डाइवोर्स रहा है या पति के विवाह विच्छेद करने के बाद तलाक देने के बाद अगर डाइवोर्स हो रहा है तो हर स्थिति में पत्नी को पीरियड ऑफ इद्दत जो है वो फॉलो करना होता था। लेकिन यहाँ पर हिंदू लॉ में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हिंदू लॉ में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ये 3 ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर अपील का राइट ही नहीं है या अपील का राइट है उसकी मियाद समाप्त हो गई है या फिर अपील प्रिपेंड किया गया रिजेक्टेड हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है पक्षकार रीमैरिज कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक दो केस इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमोहनी वर्सेस अविनाश AIN 1987 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पक्षकार को चाहिए, क्योंकि इस बात में जो है पक्षकार जो है स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में किया गया। रिस्पोंडेंट के द्वारा ये कहा गया कि स्पेशल अपील जो है वो अपील की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विनिंग पार्टी जो भी पक्षकार विवाह की डिग्री जिसके फेवर में पारित की है उसका ये पूरा कर्तव्य बनता है कि वो देख ले कि रिस्पोंडेंट ने कोई अपील तो दाखिल नहीं की है। अगर अपील दाखिल कर दी गई तो अपील को डिस्पोज ऑफ करने तक उसे रीमैरिज करने से अपने आप को बचना चाहिए। दूसरा एक केस था कि लता कामत वर्सेस विलास AIR 1989 के बाद में कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील का निर्णय पेंडिंग रहता है, यानी अपील पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकती है, तब तक पिटिशनर को जो है कभी भी या जिसके खिलाफ अपील की गई है उसको शादी करने से पहले यानी रीमैरिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर रीमैरिज कर लेगा तो फिर अपील का फिर वो अपील का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसा जो है कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि रीमैरिज तभी किया जाता है जब अपील करने का सारा राइट या अपील पर निर्णय आ जाए, तभी वो रीमैरिज कोई पक्षकार कर सकता है। तीसरा है Section 16 talks about the legitimacy of wide and viable marriages. It is very important section under the Hindu Marriage Act, which talks about the legitimacy of the children of wide and viable marriage. We have already discussed section 11 when the marriage will be declared wide marriage, and we have discussed the section 12 when the marriage will be declared viable marriage. Wide marriage जो हमने बताया था उसमें सेक्शन 11 में
तीन क्लास बताया, तीन ऐसी परिस्थितियां बताई थी जब मैरिज वार्ड हो जाता है। पहला, अगर कोई भी पक्षकार एक शादी के दौरान दूसरी शादी करता है तो मैरिज वार्ड हो जाता है, या प्रोहिबिटेड डिग्री या सिविल रिलेशनशिप में आते हैं तो मैरिज वार्ड हो जाता है। अगर वाइल्ड मैरिज की कोई संतान पैदा होती है तो फिर सेक्शन 16 ये कहता है कि ऐसी संतान जो है वो सेक्शन 16 के अंतर्गत लिजिटिमेसी उससे प्रदान की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप के किए गए गैर कानूनी कृत्य को बच्चे को भोगने के लिए विवश नहीं किया सकता है। यानी कि अगर आप वाइल्ड मैरिज है और बच्चे को हम कह दें कि ये लिजिटिमेट बच्चा है, तो पैदा होते ही उसके फोरहेड पर ये लिखा जाएगा कि वो नाजायज संतान है, और पूरा जीवन भर वो नाजायज का जो टैग है वो लगा के पूरे समाज के सामने वो बदनाम होगा। ऐसी स्थिति में माँ बाप के कृत्यों की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती है। इसी के उद्देश्य को रखते हुए सेक्शन 16 बनाया गया है कि अगर माँ बाप की शादी वाइल्ड है तो ऐसी स्थिति में शादी तो वाइड रहेगी लेकिन बच्चे को लिजिटिमेसी प्रदान की जाएगी, यानी बच्चा जो है वो माँ बाप की वैध संतान ही माना जाएगा। यहाँ पर मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट से पहले एक कंडीशन यह था कि उसी बच्चे को लिजिटिमेसी प्रदान की जाती थी जो वाइल्ड मैरिज के बाद अगर पार्टी कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके उस मैरिज को वाइल्ड घोषित कराए तभी बच्चे को लिजिटिमेसी मिलती थी। अगर वाइल्ड मैरिज के पक्षकार कोर्ट में जाकर उसे वाइल्ड घोषित नहीं कराते थे, ऐसे बच्चे को लिजिटिमेसी प्रदान नहीं की जाती थी, यानी बच्चा इलिजिटिमेट माना जाता था अगर कोर्ट के द्वारा वो विवाद डिसॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन 1976 में अमेंडमेंट कर दिया गया और अमेंडमेंट के पश्चात ये कहा गया कि चाहे वो पक्षकार कोर्ट में जाकर मैरिज को वाइड घोषित कराए चाहे नहीं कराए, बच्चा हर स्थिति में लिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स माना जाएगा, यानी बच्ची को लिजिटिमेसी हर स्थिति में प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये तो वाइल्ड मैरिज के बारे में कहा गया था। वाइल्ड मैरिज में संतानों में एक अभी भी अंतर जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के बावजूद भी एक अंतर अभी भी चला आ रहा है। वो अंतर ये है कि अगर कोई बच्चा माँ बाप की वैलिड संतान है, यानी लीगल यानी लिजिटिमेट संतान है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा प्राप्त करता है, प्लस यहाँ देखिए माता पिता की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी प्लस अपने ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, अंकल, मैटरनल अंकल, अन्य रिलेटिव से भी वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है अगर वो बच्चा माँ बाप की वैलिड संतान है। लेकिन अगर वाइल्ड मैरिज की संतान है तो अभी भी ये अंतर रखा गया है कि बच्चा अपने सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त कर पाएगा, अपने माँ बाप के इतर अतिरिक्त किसी और नातेदार या रिश्तेदार से उसे हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक तो अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि अगर वाइल्ड मैरिज की संतान होगा तो उसे कोई भी तो वो अपने पिता के साथ कोपार्शली नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू विधि में एक बहुत ही प्राचीन बहुत ही एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि फादर अगर वो बच्चा 4 जनरेशन के भीतर आता है तो ऐसी स्थिति में उसे बच्चे को कोपार्शली राइट्स मिलता है और अपने माता पिता की एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करता है, उसे बंटवारे का अधिकार होता है और तमाम तरह के अधिकार भी उसको दिए गए। लेकिन ये वाइल्ड मैरिज के संतान को कोपार्शली राइट नहीं दिया जाता है, अतः वो बाय बर्थ कोई राइट नहीं मिलता है, न ही वो कोपार्शली प्रॉपर्टी का संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का अधिकार है। तो अभी भी ये अंतर बरकरार है, यानी कि अगर वैध बच्चा होगा तो वो कोपार्शनर भी हो सकता है, अपने माँ बाप की कोपार्शली प्रॉपर्टी में हिस्सा ही प्राप्त कर सकता है और वो पार्टीशन भी करा सकता है। लेकिन अगर वाइल्ड मैरिज की संतान है तो ये सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करेगा, अन्य किसी नातेदार की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्लॉज है। डियर स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल दैट वाइडेबल मैरिज शैल कंटिन्यू टू बी ए वैलिड मैरिज टिल अदर पार्टी डिक्लेयर इट एज ए वाइड। अगर
अगर मैरिज वाइडेबल है, यानी कि अगर इम्पोर्टेंसी है या फिर फ्रॉड एंड फोर्स है या फिर प्री मैरिज एट द टाइम द मैरिज द पार्टी इज प्रेग्नेंट, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो ऐसी स्थिति में 4 ग्राउंड पर जो है मैरिज वाइडेबल होगा। वाइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि इट इज डिपेंड अपॉन द वन पार्टी टू डिसाइडेड वेदर ही और सी वांट टू कंटिन्यू इट और वांट टू डिसॉल्व इट। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वैलिड एब इनिशियो होगा, अगर डिसॉल्व करना चाहता है तो वाइड एब इनिशियो होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेक्शन 16 से क्लास 3 ये कहता है कि अगर पक्षकार ने अगर वाइडेबल मैरिज है और पक्षकार ने ये डिसाइड किया है कि इस मैरिज को वाइड घोषित करना है, तो द डे व्हेन पार्टी डिसॉल्व दिस मैरिज एज ए वाइड मैरिज, उस दिन से वो बच्चा जो है उसकी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे 16 सब क्लास 1 में वाइड मैरिज का संतान होती है, यानी कि उन दोनों की स्थिति बराबर हो जाएगी। यानी कल तक जो बच्चा वैलिड था, एज आई टोल्ड यू कि वाइडेबल मैरिज तब तक वैलिड रहता है जब तक इसे वाइड डिक्लेयर न कर दिया जाए, यानी कि कुछ समय तक वो बच्चा वैलिड था, बाद में वो वाइड हो गया, यानी कि कुछ समय तक वो बच्चा लिजिटिमेट चाइल्ड माना जाता था अपने माता पिता का, और कुछ समय के बाद वो इलिजिबेट हो गया, यानी कि वो मैरिज वाइड संतान हो गया, यानी कि अब वो बच्चा जो है वो वाइड बच्चे के संतान की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई हैव ए लिटिल बिट ऑब्जेक्शन दैट हाउ दिस पॉसिबल। कल तक जो बच्चा इलिजिटिमेट था वो कुछ समय के बाद कोर्ट के द्वारा इलिजिटिमेट कैसे घोषित किया जा सकता है, यानी उसके राइट्स कम क्यों होते हैं। मेरा ये मानना है कि एज फार द वाइडेबल मैरिज इज कंसर्न, अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसे सारे राइट उसी तरह से मिलने चाहिए जो लिजिटमेट मैरिज के लिजिटमेट बच्चे को मिलता है। अगर मैरिज वैलिड है, उस बच्चे को जो राइट मिलता है वही राइट, यानी कि उसको कुपाशी राइट भी दिया जाना चाहिए, और माँ बाप के अतिरिक्त अन्य नातेदारों को भी संपत्ति प्राप्त करने का उसको राइट देना चाहिए। तो ये 3 सेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। We hope that you all able to understand what we have discussed on today. Thank you very much.